हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये आपको पता है, आपका टीजीटी साइंस और पीजीटी बायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम ये जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट निकली हैं, जिसमें आपके पास टीजीटी मेडिकल और पीजीटी बायोलॉजी की जो पोस्ट है, उसके लिए हम ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। 7 डेज़ से ऑलमोस्ट आपकी कोई वीडियो नहीं आई है, क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज़ थी और हो सकता है मुझे दोबारा भी होना पड़े, लेकिन मैं कोशिश करूँगी उससे पहले आपके वीडियोज़ जो आपके चैप्टर्स हैं, उन्हें कंप्लीट कराऊँ। आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज़। अ, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं आपके इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो ऑफ एयर। जो हम कहाँ से करते हैं? हमारी नोज़ से करते हैं। जो ब्रीथिंग होती है, वो कंटीन्यूअस होती है, कभी भी रुकती तो है नहीं। इर्रिस्पेक्टिव कि आप कौन-सी एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहे हो। लाइक अगर आप रनिंग कर रहे हो, तो आप बहुत तेज़ ब्रीथिंग करते हो, और अगर आप स्लो कोई प्रोसेस, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपकी ब्रीथिंग उस हिसाब से होती है। नॉर्मल ब्रीथिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है? तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो एक्सपीरियंस करते हैं इनवॉलंटरी इनवर्ड आउटवर्ड फ्लो ऑफ एयर। जो हमारे नोज़ से एयर अंदर जा रही है और बाहर आ रही है through their nose all the time. The breathing movement is continuous irrespective of the other activities being performed by the human beings. हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, ये वाली तो अपनी इनवॉलंटरी चलती रहेगी। इनवॉलंटरी क्या है? जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप होएगी। तो ब्रीदिंग का डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो हम क्या कह रहे हैं? जो मूवमेंट होती है एटमॉस्फेरिक एयर की, हमारे लंग्स में अंदर जाने की और बाहर आने की, उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। अब ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, हमें पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है? कि आपके पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। सिंगल सेल जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर, है ना? और यूनिसेलुलर का क्या मतलब है? कि एक ही सेल सभी तरीके के प्रोसेसेस कर रहा है। लेकिन हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? लेबर ऑफ डिवीजन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, जिसमें आपके अलग-अलग सेल्स, अलग-अलग टिश्यूज़, अलग-अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। एवरी लिविंग सेल्स ऑफ आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू कैरी आउट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। और हमारे हर सेल को क्या ज़रूरत होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस कर सके। ये जो एनर्जी होती है, वो डिराइव्ड होती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड फूड इन द सेल्स। तो हमारा जो फूड है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है? तो हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एनर्जी जो डिराइव होती है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड फूड, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जितनी भी ये गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, जो हमें सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, वो कौन सी चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, वेस्ट मिलता है जो हम निकालते हैं, वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यानी आउट ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक एयर, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, whereas the carbon dioxide is produced as a waste product। तो हमारे पास क्या बनता है? रेस्पिरेशन के दौरान जो हमें रिक्वायर है, वो क्या है? ऑक्सीजन। और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, वो हमें पता है कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन है कैन नॉट डायरेक्टली डिफ्यूज इनटू एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी। और हमारा जो ऑक्सीजन है, वो ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल में डिफ्यूज नहीं कर सकता, सिंस ऑल द सेल्स आर नॉट इमीडिएट कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक एयर। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी स्किन है, वो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के है ऑक्सीजन के, लेकिन जो बाकी अंदर ऑर्गन्स है, वो तो नहीं है। तो इमीडिएट कॉन्टैक्ट उनका एटमॉस्फेरिक से नहीं है। हेंस टू फुलफिल द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी लिविंग सेल्स इनसाइड द बॉडी, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, इज टेकन थ्रू अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपने 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, जिसमें आपने जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, उसे कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी ने एक ऑर्गन सिस्टम बनाया हुआ है। उस ऑर्गन सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पर देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में भी जान लो। ये क्या है? एक एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस है।
यानी क्या इस्तेमाल होगा? एंजाइम इस्तेमाल होगा। एंजाइम के बारे में अभी हम क्या क्या जानते हैं कि वो सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा और उसको प्रोडक्ट में चेंज करेगा और खुद एज़ इट इज़ बाहर निकल जाएगा, ताकि वो और रिएक्शन को कैटालाइज़ कर सके। ठीक है? 1 मिनट। हाँ, तो सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या था कि जो एंजाइम है वो एक एंजाइम कैटलाइज्ड प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन और इन्वॉल्व करता है कंप्लीट ऑक्सीडेशंस ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जिसमें आपके प्रेजेंट होते हैं सेल में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। आपने क्या करना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है कि एंजाइम कैटलाइज्ड प्रोसेस होता है जिसमें आपका इन्वॉल्व होता है कि आपकी ऑक्सीडेशन होएगी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, जो आपके सेल्स में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है? ताकि वो क्या रिलीज कर सके? एनर्जी को रिलीज कर सके। अब ये हमने पढ़ लिया। वंस द एटमॉस्फेरिक एयर रीचेस अ सुटेबल एक्सचेंज सरफेस विद इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ऑक्सीजन जो डिफ्यूज कर जाती है ब्लड में और कैरी आउट करती है टू फर्दर सेल्स ऑफ द बॉडी। हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे आप अपनी नोज से ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, तो वो कहाँ पहुँचेगी? एक ऐसे सरफेस पे जहाँ वो डिफ्यूज कर सके। कौन सा है वो एक्सचेंज सरफेस? अगर आपको पता है, आपको हमें पता है लंग्स में होता है, लंग्स में भी एक पार्ट वाट होता है एल्वेओलाई, वहाँ पर होएगा। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज़ होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू कैरी होता है और हर सेल के पास पहुँच जाता है। अब एक डिफरेंस आपसे ये पूछा जा सकता है कि ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है? ठीक है? जैसे आपके पास 2-3 ऑप्शंस आते हैं और ये पूछा जाता है कि कितने इसमें से करेक्ट हैं, 1 और 2 करेक्ट है, 1 और 3 2-3 करेक्ट है। ऐसे तो ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन पर भी क्वेश्चन्स आते हैं। तो ब्रीदिंग क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है आपका, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन कैसा है? बायोकेमिकल प्रोसेस। जो ब्रीदिंग है वो कैटालाइज़ नहीं होता बाय एंजाइम, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग में आपकी एनर्जी कंज़्यूम होती है, आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में आपकी एनर्जी रिलीज़ होती है। ब्रीदिंग आपका एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो आपका इंट्रासेलुलर प्रोसेस है। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल के अंदर, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन। मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज़म्स हम देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एनिमल्स जो है आपके उनके पास डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है। डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन कौन-कौन से होते हैं? जैसे कि सेल या बॉडी सरफेस, जैसे हमारी स्किन है, वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ हो जाता है, ठीक है? फ्रॉग में ये देखने को मिलता है। ट्रेकियल रेस्पिरेशन होती है, जिसमें स्पाइरेकल्स या ट्रैकिए होते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी जो आपके लंग्स है वो करते हैं। क्यूटेनेशियस रेस्पिरेशन जिसमें मॉइस्ट स्किन, फ्रॉग, ठीक है? ब्रेकियल रेस्पिरेशन जिसमें आपके गिल्स यूज़ होते हैं, ठीक है? उसे हम कहते हैं ब्रेकियल रेस्पिरेशन। डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन कौन-कौन से हो गए, यानी पहला हो गया सेल या बॉडी सरफेस, दूसरा हो गया क्यूटेनेशियस रेस्पिरेशन जिसमें मॉइस्ट स्किन होती है, थर्ड आपका ट्रेकियल रेस्पिरेशन जिसमें स्पाइरेकल्स या ट्रेकिया होते हैं, ब्रेकियल रेस्पिरेशन जिसमें आपके गिल्स इस्तेमाल होते हैं और पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो लंग्स के थ्रू होते हैं। गैसेस एक्सचेंज फ्रॉम सेल सरफेस, कैसे होता है गैसेस एक्सचेंज सेल सरफेस के थ्रू? जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो बिटवीन द सेल या ऑर्गेनिजम्स और उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से होता है डायरेक्टली थ्रू सेल सरफेस। यानी ये आपका सेल सरफेस है, ये आपका सराउंडिंग है, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाएगा और आपका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आएगा। इन फ्री लिविंग एसेलुलर प्रोटिस्ट, जो आपके प्रोटिस्ट होते हैं उनमें होता है। पॉरीफेरा में ये देखने को मिलता है, निडेरियंस, फ्लैटवर्म्स, इन सब में ये देखने को मिलता है। क्या आप मुझे पॉरीफेरा का एक एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? एक निडेरिया का बता दो और एक फ्लैट वर्म कौन से उससे फाइलम से है, ठीक है? ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वाटर में, पास होता है इनटू द सेल्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, व्हाइल जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूज होती है आउट ऑफ द सेल्स इनटू द सराउंडिंग वाटर थ्रू सेल सरफेस, ठीक है? तो हमारी सेल सरफेस के थ्रू ये एक्सचेंज हो जाता है। किस-किस में होता है? एग्जांपल ज़रूर याद रखने हैं। जो आपके फ्री लिविंग ए सेलुलर प्रोटिस्ट है,
पॉरीफेरियंस है, निडेरियंस है, फ्लैटवर्म्स है, ठीक है? सेकंड आता है आपके पास क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन अपने आप में ही बता रहा है, जो आपकी क्यूटेनिशियस मॉइस्ट स्किन वाला होता है। स्किन फंक्शन करती है एज़ अ रेस्पिरेटरी सरफेस, जिसमें आपका अर्थवॉर्म, लीच, नेरीज़, फ्रॉग ये सब आता है। फ्रॉग में क्या होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी देखने को मिलती है, क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन भी देखने को मिलती है। जो नेरीज़ और अर्थवॉर्म है, उसमें जो क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन होती है, वो सोल मेथड है या मोड है ऑफ रेस्पिरेशन का, ठीक है? तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स वाला, क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन वाला, ठीक है? तो फ्रॉग में आपको ये भी देखने को मिलेगा। ट्रेकियल रेस्पिरेशन, अब यहाँ देखो, जो मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ है, जिसमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जैसे हम नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है, वो इस्तेमाल होता है, जिन्हें हम कहते हैं ट्रैकी, जिसे सिंगल ट्रैक का कहते हैं। वो कनेक्ट करता है लिविंग टिश्यू को विद एक्सटर्नल एयर थ्रू लेटरल ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरिकल्स, ठीक है? ये आपको टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच होता है, उसमें देखने को मिलता है। क्या इस्तेमाल होते हैं? ट्रेकियाई इस्तेमाल इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ देखो, ब्रेकियल रेस्पिरेशन नेक्स्ट आती है। उसमें हेल्प ऑफ गिल्स इस्तेमाल होता है। गिल्स जो होते हैं हमें पता है हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस-किस में आपको ब्रेकियल देखने को मिलती है? यंग टेडपोल, न्यूट, एक्सोलॉटल, लार्वा हो गया, निम्फ ऑफ ड्रैगनफ्लाई हो गया, ठीक है? जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सटर्नल गिल्स के थ्रू होती है। एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स, प्रॉन सॉरी, एक्वेटिक मोलस्क हो गए, यूनियन ऑफ फिश एक्सचेंज करती है थ्रू इंटरनल गिल्स। ये आपके हो गए ब्रेकियल रेस्पिरेशन। आपने ये सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन हमें पता है, जिसमें लंग्स होते हैं। आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स सब लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है आपका कंडक्टिंग ज़ोन, एक होता है आपका रेस्पिरेटरी ज़ोन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ो। जो पैसेज दैट कैरीज द एटमॉस्फेरिक एयर टू द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स, ठीक है? तो आपका वो वाला पैसेज जहाँ से आपकी एटमॉस्फेरिक एयर गैसियस एक्सचेंज करेगी इन द लंग्स, ठीक है? कंडक्टिंग ज़ोन और रेस्पिरेटरी ज़ोन के बारे में पढ़ लेते हैं। कंडक्टिंग ज़ोन क्या होता है? ये मॉइस्चर करते हैं हमारी एयर को, फ़िल्टर करते हैं, वार्म करते हैं एयर को बिफोर कंडक्टिंग इट टू द लंग्स। तो लंग्स तक पहुँचाने से पहले मॉइस्ट करेगी, फ़िल्टर करेगी, वार्म करेगी एयर को। इंक्लूड क्या करता है इसमें? कंडक्टिंग ज़ोन में आपका नोज़, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकायोल्स। यहाँ पर ये देखो, ये आपका नेज़ल कैविटी, नोज़, ये आपका ओरल कैविटी हो गया। फेरिंक्स, लेरिंक्स, ठीक है? ट्रैकिया, यहाँ पर भी कंडक्टिंग ज़ोन है आपका। फिर आता है आपका प्राइमरी, जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस हो गए, ये लेफ्ट लंग्स में जाते हुए, राइट लंग में जाते हुए। ये आपका राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। ये इसकी लेयर है प्लूरल सैक। लंग्स किसमें प्रेज़ेंट होते हैं आपके? प्लूरल सैक में। ये आपका डायफ्राम है, ठीक है? ये सारा आपका कंडक्टिंग ज़ोन का पार्ट है। फिर आता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ज़ोन जो होता है, जो मेन साइट होती है आपकी गैसियस एक्सचेंज की बिटवीन एल्वियोलाई एंड द पल्मोनरी कैपिलरीज़, उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी एक्सचेंजिंग ज़ोन कहते हैं। क्योंकि जो आपका एक्चुअल डिफ्यूज़न हो रहा है गैसेस का, जो एक्सचेंज हो रहा है, वो कहाँ होता है? एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज़ के बीच में ही होता है। इंक्लूड क्या-क्या करते हैं ये? टर्मिनल ब्रोंकायोल्स के पास आपके पास आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल्स। फिर आते हैं एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई। यहाँ पर देखो, रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल्स, एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर सैक्स एंड द एल्वियोलाई। ये 4 चीज़ें आती हैं इसमें। नोज़ से शुरू कर लेते हैं। एक्सटर्नल पोर्शन आपका एक्सटर्नल नोज़ है, विज़िबल होता है फेस पे, सपोर्टेड होता है बाय द फ्रंटल बोन। ये आपको पता है कि आपके नोज़ के बीच में स्टार्ट में फ्रंटल बोन है, नेज़ल बोन है, मैक्सिले हैं, हालाइन जो आपकी चिन बोन होती है, हालाइन कार्टिलेज है व्हिच इज़ कवर्ड बाय मसल एंड स्किन एंड लाइन्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पे 2 ओपनिंग्स है अंडर सरफेस ऑफ द एक्सटर्नल नोज़, हम जिन्हें नॉस्ट्रल्स कहते हैं, कॉल्ड एज़ एक्सटर्नल नेयर्स
और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो ओपन होती हैं नेज़ल कैविटी में, ठीक है? ग्रे मैटर अलर्ट आपके दिमाग को कुछ और चीज़ें बताने के लिए होता है, ये मैं अभी आपको बताऊँगी। जो एंटायर नेज़ल कैविटी है, उसमें आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेज़ेंट होती है। म्यूकस सिक्रीट कैसे होता है? आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन से जो कि मॉइस्चर करती है और फ़िल्टर करती है आपकी एयर को। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो कंसिस्ट होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम का, ठीक है? स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लाइट लाइट और डार्क बैंड्स दिखते हैं इस पे। सिलिएटेड मतलब सिलिया प्रेजेंट होता है। कोलुमिनर एपिथेलियम ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है? थोड़े सिलेंडर टाइप वाले, मैंने आपको ये बताया भी था। न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज यहाँ प्रेजेंट होती हैं। जो सिलिया होते हैं वो हेल्प करते हैं म्यूकस को मूव करने में, ताकि वो ट्रैप कर सके डस्ट पार्टिकल्स टुवर्ड्स नेसोफेरिंक्स, which is then spitted or swallowed, whereas the blood capillaries warm the inhaled air. जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें बाहर फेंकने के लिए या स्वॉलो करने के लिए इस्तेमाल होता है आपके सिलिया। जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो आपका जो आपने इनहेल की है एयर को, उसे वार्म करने का मदद करते हैं। नीजल वेस्टिब्यूल क्या होते हैं? यहाँ पे देखो, ये है आपका नीजल वेस्टिब्यूल। आई होप सबको दिख रहा होगा। जो नीज़ल वेस्टिब्यूल है वो इंटीरियर पोर्शन होता है आपका नीज़ल कैविटी का। और कहाँ होता है? बिल्कुल जो नीज़ल एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है आपके उसके बाद, ठीक है? तो जो नीज़ल कैविटी है वो डिवाइड होती है राइट और लेफ्ट साइड में बाय अ वर्टिकल पार्टीशन, जिसे हम कहते हैं नीज़ल सेप्टम। यहाँ पर देखो, ये वाला नीज़ल सेप्टम, ठीक है? ये इसको डिवाइड करने में मदद करती है। जो नेज़ल वेस्टिब्यूल है वो लाइन्ड होता है बाय स्किन हैविंग कोर्स हेयर कॉल्ड एज विब्रेसी, ठीक है? ये आपके अलग-अलग करने को मदद करती है, जो आपकी इनकमिंग एयर को फ़िल्टर करता है। अब यहाँ से ये डायग्राम स्टडी कर लेते हैं। ये देखो, ये फ्रंटल साइनस है, ये वाला फ्रंटल साइनस। और इसके बाहर की तरफ क्या प्रेज़ेंट है? आपके पास फ्रंटल बोन। ये आपकी स्फेनॉइड बोन है। क्या है? स्फेनॉइड बोन। ये आपकी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। नोज के ऊपर अंदर की तरफ जो पार्ट प्रेजेंट है, सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर नेजल कॉन्काई, ठीक है? फिर उसके नीचे जो नॉस्ट्रल्स है उसके बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट पे आता है आपके पास नेजल वेस्टिब्यूल। ये एक्सटर्नल नेरीज है जहाँ पे आपके हेयर वगैरह प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये अपर लिप्स के पास आपके पास मैक्सिला प्रेजेंट होता है। नीचे उसके ओरल कैविटी प्रेजेंट है। जो आपकी पैलेटाइन बोन है, वो जो आपका माउथ ओपन करते हो और आप टंग अपनी रूफ को टच करते हो, उसके ऊपर आपके पास पैलेटाइन बोन है। टंग प्रेज़ेंट है माउथ में, ठीक है? माउथ की तरफ पीछे जाते हुए आपके पास लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं। कभी-कभी आपने देखे होंगे लोगों को टॉन्सिलाइटिस होता है तो वो कहते हैं हमारे पास स्टोन से बन गए हैं। लिंगुअल टॉन्सिल्स, ठीक है? इसकी प्रॉब्लम होती है। लोअर लिप के नीचे आपके पास मैंडिबल होते हैं। नेक या चिन के पास आपके पास हाइयोइड बोन होती है। फिर उससे नीचे भी जाते रहोगे तो फॉल्स वोकल कॉर्ड आती है पहले, फिर ट्रू वोकल कॉर्ड आती है, फिर आपका लैरिंक्स वॉइस बॉक्स आता है, फिर थायरॉइड कार्टिलेज आ जाता है, ठीक है? फिर आता है थायरॉइड ग्लैंड T3 T4 हमने पढ़े थे केमिकल कोऑर्डिनेशन में, वो रिलीज़ करता है। फिर उसके थायरॉइड ग्लैंड के नीचे आता है आपके पास ट्रैकिया। बैक जो आपका डॉर्सल साइड है फेस का, वहाँ पे सबसे पहले सिफेनॉइड बोन, जो आपकी ये कि देख लो, जो आपका बेस है नोज़ का, ये वाला, आइज़ के बीच वाला, उसके बिल्कुल पीछे की तरफ जाते हुए सिफेनॉइड बोन आती है, ठीक है? उस सिफेनॉइड बोन के नीचे आपके पास सिफेनॉइडल साइनस आता है। अ, फिर नेज़ल इंटरनल लेयर्स आती हैं। फेरिंजियल टॉन्सिल्स आते हैं, नेज़ोफेरिंक्स, आपका जो फेरिंक्स होता है वो 3 में डिवाइडेड होता है, आपको पता है, ठीक है? फिर ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब्स आता है। जो आपका रूफ ऑफ द माउथ है, उसका जो फर्स्ट आगे वाला फ्रंटल पार्ट है वो हार्ड होता है और बैक सॉफ्ट पैलेट होता है। ये भी हमने पढ़ा था। वल्वा, ये पढ़ा था। पैलेटाइन टॉन्सिल्स मैंने आपको बता दिए। ओरोफेरिंक्स, नेज़ोफेरिंक्स, फेरिंक्स का पार्ट है ये।
एपिग्लॉटिस कवरिंग होती है आपकी लेरिंगोफेरिंक्स। लेरिंगोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, नेज़ोफेरिंक्स आपके फेरिंक्स के पार्ट हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके ये सिरकॉइड कार्टिलेज प्रेज़ेंट है और इसोफिगस प्रेज़ेंट है, ठीक है? ये डायग्राम आपने अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है? तो एक बार ये फिर से पढ़ लो। जो नेज़ल वेस्टिब्यूल है वो एंटीरियर पोर्शन होता है आपकी नेज़ल कैविटी का। कहाँ पे? जो आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है उसके बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट पे। जो नेज़ल कैविटी है वो डिवाइडेड होती है 2 में, लेफ्ट एंड राइट साइड बाय अ वर्टिकल पार्टीशन जिसे हम कहते हैं नेज़ल सेप्टम। जो नेज़ल वेस्टिब्यूल होते हैं वो लाइन्ड होते हैं जो आपकी स्किन है कोर्स हेयर से लाइन्ड होती है जिसे हम क्या कहते हैं विब्रेसे, जो फ़िल्टर आउट करते हैं आपके इनकमिंग एयर को। अब फेरिंग्स को जान लेते हैं। मैंने आपको बता दिया है 3 पोर्शंस में ये प्रेज़ेंट है। नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लारिंगोफेरिंक्स, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, फेरिंक्स या थ्रॉट जिसे हम कहते हैं वो अबाउट 30 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर्स होती है, जो लाइट करती है एंटीरियर टू सर्विकल वर्टिब्रे, ठीक है? जस्ट पोस्टीरियर टू नेज़ल और बक्कल कैविटीज़ एंड सुपीरियर टू लेरिंग्स एंड इसोफेगस। तो यानी अगर ये लेरिंग्स है, इसके नीचे इसो नहीं सॉरी ऐसे, ये लेरिंग्स है, ये इसोफेगस है, तो ये इसके नीचे लाई करेगा और फेरिंग्स यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है? सुपीरियर होता है आपका फेरिंग्स। जो सर्व करता है एज अ कॉमन पैसेजवे फॉर स्वॉलोड मटेरियल्स एंड एयर। तो यानी आपका फूड और आपका एयर दोनों पास करेंगी आपके फेरिंग से। देयरफॉर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन है जहाँ पर आपको इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है? फेरिंग्स जो है इम्पॉर्टेंट साइट है आपकी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की, जहाँ पे आपकी जो फॉरेन बॉडीज रिएक्ट करती हैं एज इट हाउसेस द टॉन्सिल्स। जो वॉल होती है फेरिंग्स की वो कंपोज्ड होती है स्केलेटल मसल्स की, जो हेल्प करती है आपको डिग्लूटेशन को, जिसमें आप जिसे हम स्वॉलोइंग कहते हैं, डिग्लूटेशन। यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने लिखी हैं, देखो डेफिनेशन। अस्टेशन ट्यूब्स, ट्यूब्स जो आपकी कनेक्ट करती हैं नेज़ोफेरिंक्स को टू द कैविटी ऑफ मिडल ईयर। जो आपकी मिडल ईयर की कैविटी है उसके साथ फेरिंक्स का कौन-सा पार्ट कनेक्ट होता है? नेज़ोफेरिंक्स। और ये जो ट्यूब नेज़ोफेरिंक्स और मिडल ईयर के बीच में है उसे क्या कहते हैं? अस्टेशन ट्यूब, ठीक है? ग्लॉटिस आपकी ओपनिंग है लेरिंग्स की, ठीक है? अब फेरिंग्स जो है वो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। आपके पास नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लेरिंगोफेरिंक्स। नेज़ोफेरिंक्स क्या होता है? लाइज़ पोस्टीरियर टू नेज़ल कैविटी। जो आपकी नेज़ल कैविटी है उसके पीछे की तरफ होता है, जस्ट आफ्टर इंटरनल इंटरनल लेयर्स। एक्सटेंड करती है सॉफ्ट पैलेट तक। नेज़ोफेरिंक्स जो होती है उसमें 5 ओपनिंग्स होती हैं। 2 ओपनिंग्स इंटरनल लेयर्स हो गई, 2 ओपनिंग ऑफ अस्टेशन ट्यूब्स हो गई, यानी ऑडिटरी ट्यूब्स, फेरिंगो-टिम्पैनिक ट्यूब्स फॉर uh, exchange of air between pharynx and middle ear to equalize pressure and opening into oropharynx। आपने पढ़ लिया कि जो नेज़ोफेरिंक्स है उसमें कितनी ओपनिंग्स होती हैं। 2 ओपनिंग्स जो आपकी इंटरनल लेयर्स के बाद होती हैं, ठीक है? 2 ओपनिंग्स जो आपकी टिम्पैनिक बोन को की तरफ से होती हैं, ऑडिटरी ट्यूब्स, अस्टेशन ट्यूब्स जिसे हम कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये सब बताया है ऑस्टेशन ट्यूब्स क्या होते हैं, ठीक है? फिर एक ओपनिंग जो आपकी ओरोफेरिंक्स में जाके खुलती है। ओरोफेरिंक्स क्या होता है? ये भी लाई करता है पोस्टीरियर टू ओरल कैविटी। वो कहाँ लाई कर रहा था? पोस्टीरियर टू नेज़ल कैविटी। ये ध्यान रखना है। हाँ, अब यहाँ देखो, ओरोफेरिंक्स जो बोथ एयर और स्वॉलोड मटेरियल है आपका, जैसे कि आपका फूड हो सकता है, ड्रिंक हो सकता है, वो आपको ओरोफेरिंक्स को पास करता है। पेयर्ड करता है पैलेटाइन टॉस्ट को और पेयर्ड लिंगुअल टॉन्सिल्स को, जो कि प्रेज़ेंट होते हैं आपके ओरोफेरिंक्स में, ठीक है? क्या-क्या प्रेज़ेंट होता है यहाँ? पैलेटाइन टॉन्सिल्स के पेयर और लिंगुअल टॉन्सिल्स के पेयर। लेरिंगोफेरिंक्स क्या होता है? लेरिंगोफेरिंक्स या आपके हाइपोफेरिंक्स जो होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं एट द लेवल ऑफ हायोइड बोन। और ये एंड कहाँ होते हैं? जो लेरिंगोफेरिंक्स है वो ओपन करता है पोस्टीरियरली प्लेस्ड इसोफेगस या जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, और इंटीरियरली प्लेस्ड वॉइस बॉक्स पे। लेरिंग्स क्या होता है? उसे जानने से पहले एक ग्रीमेटर अलर्ट डाल जान लो। नीज़ोफेरिंक्स आपका लाइन करता है विद सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम।
ठीक है, मैंने बता दिया आपको। सूडो स्ट्रेटिफाइड क्या होते हैं? लाइट और डार्क बैंड्स दिखेंगे, सिलिएटेड सिलिया प्रेज़ेंट है, कॉल्यूमिनर सेल्स आपके ऐसे दिखते हैं, न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होता है। फेरिंजियल टॉन्सिल्स आप हम इन्हें एडिनॉइड्स कहते हैं, क्योंकि ये प्रेज़ेंट होते हैं पोस्टीरियर वॉल पे, और ओरोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स जो हैं इज़ ऑल्सो लाइन्ड और नॉन केराटिनाइज़ स्ट्रेटिफाइड होते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम के बने होते हैं, यानी सिंगल लेयर, ठीक है? स्क्वेमस ऐसे होते हैं जिसमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो सके। सब्जेक्टेड टू डैमेज बिकॉज़ रिसीविंग साइट फॉर एयर, फूड एंड ड्रिंक्स। अब लैरिंक्स को जान लो। लैरिंक्स क्या होते हैं? एंटीरियर टू इसोफेगस है। अगर ये इसोफेगस है, तो यहाँ पे कहीं लैरिंक्स होगा। बिटवीन द 4th एंड द 6th सर्विकल वर्टेब्रे, ये आपको पता है सर्विक्स के थ्रू बैकबोन के बारे में काउंट हो रहा है, 4th और 6th के बीच में। जो माउथ होता है इसका, उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। किसके माउथ को कहते हैं? लैरिंक्स। हायोइड पॉइंट जो होती है वो प्लेस्ड होती है जस्ट अबव द लैरिंक्स। ये डायग्राम देख लो। ये आपका एंटीरियर व्यू है जो आपकी नेक पे दिखता है। ये आपका पीछे की तरफ। ये एपिग्लॉटिस है, ठीक है? ओपनिंग है आपकी फूड पाइप वाली, सॉरी, कवरिंग है आपकी ग्लॉटिस की। यहाँ देखो, ये हायोइड बोन है, उसके नीचे। ये मैंने आपको अभी बताया था। ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स। तो अगर आपको समझ नहीं आया अभी तक, ये ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स, ये लैरिंक्स है, ठीक है? ये इसकी ओपनिंग है ग्लॉटिस, इसके ऊपर एक कवरिंग लगी होती है एपिग्लॉटिस। तो जब आपको फूड लेना होता है तो ये बंद हो जाती है, ठीक है? डायग्राम डिस्कस कर रहे थे। ये आपकी एपिग्लॉटिस है, उसके बिल्कुल नीचे आपके पास हायोइड बॉइन है, फिर आपके पास थायरॉइड मेम्ब्रेन है, थायरोहायोइड। इसके नीचे आते हुए आपके पास पीछे की तरफ कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है, और आगे की तरफ आपके पास थायरॉइड कार्टिलेज, या जिसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। आपने देखा होगा बॉयज़ में ये देखने को मिलता है। एरिटिनॉइड कार्टिलेज इसके नीचे प्रेज़ेंट होते हैं, ये वाले पैक आपका डॉर्सल साइड पे, ठीक है? फिर ये एंटीरियर साइड पे आपके पास सिरकोथायरॉइड लिगामेंट प्रेज़ेंट होते हैं, सिरकॉइड कार्टिलेज हो गया। फिर जो आपकी ये बीच में ये आ रहा है, ये सर्कोट्रैकियल लिगामेंट होता है, और ये आपके पास ट्रेकियल लिगामेंट कार्टिलेज है, ठीक है? अब यहाँ देखो, जो आपकी लेरिंग्स की वॉल होती हैं, उनमें 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज होते हैं, जिसमें आपके पास पेयर्ड कार्टिलेज जो इंक्लूड करेंगे, वो आपके आर्टिनॉइड्स, क्यूनिफॉर्म्स, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस, क्रिकॉइड कार्टिलेज जो अकर करता है सिंगली। आर्टिनॉइड कार्टिलेज इन्फ्लुएंस करते हैं आपका चेंज इन पोजीशन एंड टेंशन ऑफ द ट्रू वोकल कॉर्ड। अब थायरॉइड कार्टिलेज देखो। थायरॉइड कार्टिलेज जो है वो फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ हलाइन कार्टिलेज। जो आपकी 2 हलाइन कार्टिलेज होती है, उनके फ्यूजन में जो लार्जेस्ट है वो है लेरिंजियल कार्टिलेज। जो थायरॉइड कार्टिलेज है वो कनेक्टेड होता है आपका हायोइड बॉइंट से बाय थायरोहायोइड मेम्ब्रेन या लिगामेंट जिसे हम कहते हैं। एडम्स एप्पल क्या होते हैं? ये आपके पास सबक्यूटेनिशियस आउटग्रोथ होते हैं थायरॉइड कार्टिलेज के मेल्स में ड्यूरिंग प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, ये समझ आ गया। अब एपिग्लॉटिस मैंने आपको बताया था लीफ शेप्ड इलास्टिक कार्टिलेज है, जो कि अटैच होती है टू द इंटीरियर रिम ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज एंड हायोइड बोन्स। ये आपकी ब्रॉड होती है, लीफ लाइक पार्ट होता है, फ्री है, कवर करती है ग्लॉटिस को टू क्लोज द एरिंग्स ड्यूरिंग swallowing एंड प्रोवाइड करता है एक रूट टू फूड एंड लिक्विड इनटू इसोफेगस में जाए कि लेरिंग्स में ना आए। तो एपिग्लॉटिस के बारे में आपने लिखना है, लीफ शेप्ड होता है, इलास्टिक कार्टिलेज है, अटैच्ड होता है इंटीरियर रिम ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज के और हायोइड बोन के। ब्रॉड लीफ लाइक पार्ट है, फ्री है, कवर करता है ग्लॉटिस को। अब यहाँ पे हमने सारे कार्टिलेज पढ़ने हैं, 4 कार्टिलेज यहाँ दिए हुए हैं। सिरकॉइड कार्टिलेज, सिरकॉइड कार्टिलेज में रिंग ऑफ हलाइन कार्टिलेज होती है, प्लेस्ड होती है लोअर ऑफ थायरॉइड का
कार्टिलेज की, ये मैंने आपको डायग्राम में बना दिया है। कनेक्ट करती है थायरॉइड कार्टिलेज को बाय सर्कोथायरॉइड लिगामेंट और कनेक्ट करती है आपके फर्स्ट कार्टिलेजिनस रिंग ऑफ ट्रैकिया को बाय द सर्कोट्रैकियल लिगामेंट। सर्कोइड कार्टिलेज के बारे में ये देखो, मेन साइट है आपकी ट्रैकिटोमी को। क्या होता है ये? फॉर मेकिंग इमरजेंसी एयरवे। जब आप पेशेंट को सांस ना आ रहा हो और आपको इमरजेंसी एयरवे बनाना पड़े कि उसको सांस आ जाए, तो उसे हम कहते हैं ट्रेक्योटॉमी। तो आपके पास क्या होता है? मेन साइड क्रिकॉइड कार्टिलेज का ही इस्तेमाल होता है। एरिटेनॉइड कार्टिलेज क्या होता है? लोकेटेड होते हैं पोस्टीरियरली। सुपीरियर बॉर्डर होता है आपके सर्कॉइड कार्टिलेज का। टू ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ आर्डिनोइड कार्टिलेज प्लेस होते हैं, ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ होते हैं लाइन कार्टिलेज। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज क्या कहते हैं? कॉर्निकुलेट कार्टिलेज होते हैं जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ये टू कॉर्न शेप्ड पीसेस होते हैं, मेड होते हैं फ्रॉम इलास्टिक कार्टिलेज और लोकेटेड होते हैं एट द एपेक्स ऑफ एरिटिनॉइड कार्टिलेज। कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स की बात करें, पेयर कौन से हैं? अनपेयर्ड कर्व्स हैं। एरिटिनॉइड्स, यूनिफॉर्म्स, कॉर्निकुलेट, ये आपके पेयर्ड हैं। थायरॉइड, एपिग्लॉटिस और सर्कॉइड, क्रिकॉइड सॉरी, ये आपके सिंगल हैं। यूनिफॉर्म कार्टिलेज किसे कहते हैं? टू क्लब शेप्ड इलास्टिक कार्टिलेज हैं। इंटीरियर होते हैं टू कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और सपोर्ट करते हैं आपके वोकल फोल्ड्स को। कनेक्ट करते हैं आपके एरिटेनॉइड्स कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस को। लेरिंग्स जो है वो कंसिस्ट होता है टू पेयर्स ऑफ फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, वेंट्रिकुलर फोल्ड्स या फोल्स वोकल कॉर्ड्स एंड फोल्स फॉर वोकल कॉर्ड्स और ट्रू वोकल कॉर्ड्स। जो लेरिंग्स है वो हेल्प करता है आपका साउंड प्रोडक्शन में। जो मैं ये बोल पा रही हूँ वो किस लिए काम करता है? साउंड प्रोडक्शन, हेंस इट इज कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसे हम कहते हैं रीमा ग्लोटाइटिस। ट्रैकिया लोकेटेड होता है आपका इंटीरियर ऑफ द इसोफेगस का, ठीक है। 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है और 2.5 सेंटीमीटर विड्थ होती है इसकी। रन करता है फ्रॉम पोस्टीरियर एंड ऑफ लेरिंग्स टू द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। लेरिंग्स आपका किसमें था? फिफ्थ से सिक्स्थ, सॉरी फोर्थ से सिक्स्थ सर्विकल वर्टिब्रे। और ये कहाँ पर आ गया? यहाँ देखो, पोस्टीरियर जो ट्रैकिया है आपका फिफ्थ से थोरेसिक वर्टिब्रे से डिवाइड करता है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। जो इनर लाइनिंग है आपकी ट्रैकियल म्यूकोसा की वो मेड होती है आपकी सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम से। अभी तक जितनी भी लाइनिंग है सारी इसी की है। स्टैक्ड वन अबव द अदर 16 टू 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड हलाइन कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं ये। सराउंड हो करती हैं ट्रैकिया को और कनेक्टेड होती हैं बाय अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और जो ओपन पार्ट है आपका सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग का वो फेस करता है पोस्टीरियरली ऐसे, आगे की तरफ तो ऐसे, पीछे की तरफ गैप दिखाई देता है टुवर्ड्स ईसोफेगस एंड मेक्स ट्रैकिया नॉन कोलैप्सिबल। अब आते हैं ब्रोंकाई। हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे ब्रोंकाई के बारे में कि आपका सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे होता है, ठीक है? जिसमें जो आपका फिफ्थ थोरेसिक होता है पीछे की तरफ, वहाँ पर ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है इनटू राइट ब्रोंकस एंड राइट लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ये मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ठीक है? ये ऐसे काम करता है, ऐसे, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं आपके वो शॉर्टर होते हैं। कितने होते हैं? 2.5 सेंटीमीटर वाइडर होते हैं, मोर वर्टिकल होते हैं और एंटर करते हैं आपके राइट लंग में। जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, यानी ऐसे लॉन्ग में होंगे, 5 सेंटीमीटर तक ये होते हैं और नैरो और बेंट होते हैं। ये एंटर करते हैं लेफ्ट लंग में। जो प्राइमरी ब्रोंकाई होता है वो इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स का बना होता है, ठीक है। अलाइंड बाय सूडो स्ट्राइएटेड सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। जो प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं वो कंटेन करते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेज। यहाँ पे करीना दिया हुआ है आपको। ये एक इंटरनल रिज एरिया है जो कि फॉर्म होता है बाय द प्रोजेक्शंस ऑफ द लास्ट ट्रेकियल कार्टिलेज।
और मार्क करता है वो पॉइंट जहाँ पे जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाता है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। जो करीना है वो मोस्ट सेंसिटिव एरिया है फॉर ट्रिगरिंग अ कफ रिफ्लेक्स। ठीक है? तो करीना के बारे में याद रखेंगे जहाँ पर आपके ये जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाता है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। अब देखो राइट लंग में राइट प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड हुई थी। अब ये और फर्दर डिवाइड करेगी इनटू 3 सेकेंडरी और लोब्यूलर ब्रोंकाई, जिसे सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर लोबर ब्रोंकाई कहते हैं। और लेफ्ट लंग में जो आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई है वो डिवाइड करेगी 2 लोबर ब्रोंकाई में। जैसे कि अगर ये राइट वाली है तो ये ऐसे 3 में डिवाइड करेगी, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। और लेफ्ट की बात करें तो ये ऐसे 2 में लोबुलर ब्रोंकाई में डिवाइड करेगी, 1 लोबुलर ब्रोंकस फॉर ईच लोब, सुपीरियर एंड इंफीरियर, मिडल वाली इसमें एब्सेंट होती है। अब लंग्स के अंदर क्या होता है, जो लोबर यानी आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है वो डिवाइड करती है इनटू सेगमेंटल टेरिशियल ब्रोंकाई, जो ऑल्सो सप्लाई करते हैं आपके पास सेगमेंट्स जो बहुत लंग्स में, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। क्या कहते हैं? ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। हर एक सेगमेंट जो है वो कंसिस्ट होता है बहुत सारे लोब्यूल्स का। ठीक है? और ये जो लोब्यूल्स हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से एंड लिम्फेटिक वेसल्स, जिसे हम आर्टरियोल, वेनियोल ब्रांच ऑफ लोब्यूलर ब्रोंकायोल कहते हैं। जो डायमीटर होता है ट्रेकिया है वो सब्जेक्ट टू चेंज है जब आपका इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लो ऑफ एयर हो रहा हो, क्योंकि जो प्रेजेंस होता है ट्रांसफर स्मूथ मसल फाइबर्स का, जिन्हें हम ट्रैकियालिस कहते हैं, ट्रैकियालिस मसल और कनेक्टिव इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन में बिटवीन द कार्टिलेज रिंग्स। ठीक है? इस वजह से होता है क्योंकि आपके पास प्रेजेंस होती है ट्रांसफर स्मूथ मसल फाइबर्स, जिन्हें हम ट्रैकियालिस मसल कहते हैं, और आपके पास इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसे हम फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन, जो कि कार्टिलेज रिंग्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। जितने भी आपके लोबुलर ब्रोंकायल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स में, और हर एक फॉर्म करता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकायल्स। ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकायल्स हैं उनके पास होते हैं एल्वियोलाई, और ये फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू एल्वियोलर डक्ट्स। ये एल्वियोलर डक्ट्स कितनी होती है? 2 से 11। जो एल्वियोलर डक्ट्स है वो ओपन होती हैं एक्सपेंडेड एरिया में, जिसे हम कहते हैं एट्रिया। और वो लीड करता है इनटू एल्वियोलर सैक्स। जो एल्वियोलर सैक है वो ओपन होते हैं इनटू एल्वियोलाई। जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं आपकी वो एब्सेंट होती हैं ब्रोंकायोल्स में। ठीक है? जैसे ये आपकी ब्रोंकायल्स, टर्मिनल ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई ऐसे आ रहे हैं। ठीक है? तो इन पर ये कार्टिलेजिनल रिंग्स प्रेजेंट है। लेकिन ब्रोंकायोल्स में लंग्स के अंदर आने के बाद, ठीक है, ब्रोंकायोल्स डिवाइड होने के बाद ये आपकी एब्सेंट हो जाती है। यहाँ तक प्रेजेंट है। ठीक है? दे आर प्रेजेंट ओनली टिल टर्शियरी ब्रोंकाई। जो आपकी टर्शियरी ब्रोंकाई है वहां तक ही प्रेजेंट होती है, और इनिशियल ब्रोंकायोल्स तक। एज द कार्टिलेजनल रिंग डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल्स इंक्रीज। जितनी ज़्यादा आपकी कार्टिलेजनल मसल्स जो हैं वो डिक्रीज होंगी, उतनी ही आपकी जो स्मूथ मसल्स है वो इंक्रीज होगी। एल्वियोलस की बात करें तो एल्वियोलस जो है वो लाइंड होता है बाय सिंपल क्वाश्मस एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि उसने क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन होना चाहिए यहाँ गैसेस का। तो आपके पास एक पतली सी सिंगल लेयर होती है सिंपल क्वाश्मस एपिथेलियम, जो सपोर्ट होती है बाय इलास्टिक बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर हम न्यूमरस आपके पास बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेजर पार्ट बनाते हैं आपके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई का, और फॉर्म करते हैं आपका मेन साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। और टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स होते हैं सेप्टल सेल्स, यानी इनके बीच में से सेप्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है? फाउंड होता है बिटवीन टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स। ये सिक्रीट करते हैं आपके एल्वियोलर फ्लूइड को, जो कंटेन करता है मिक्सचर्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड फोस्फोलिपिड्स, जिसे हम सरफेक्टेंट कहते हैं। ठीक है? एल्वियोलर फ्लूइड किससे बनकर बना होता है? तो आप कहेंगे लिपोप्रोटीन्स प्लस आपके फॉस्फोलिपिड्स। क्या कहते हैं हम इन्हें?
सर्फेक्टेंट्स। जो सर्फेक्टेंट है वो आपका रिड्यूस करता है टेंडेंसी ऑफ एल्वियोलर कोलैप्स को, कि जो आपकी एल्वियोलाई है वो कोलैप्स ना कर जाए, बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ द एल्वियोलर फ्लूइड। कैसे? सरफेस टेंशन ऑफ एल्वियोलर फ्लूइड को डिक्रीज करके। जो एल्वियोलर वॉल है, सॉरी, जो एल्वियोलर वॉल है वो कंसिस्ट होती है डस्ट सेल्स की या एल्वियोलर माइक्रोफेजेस की, जो फेगोसिटिक होते हैं, यानी डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एल्वियोलर स्पेसेस। यहाँ पे डेंस ने यहाँ पे डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड या एल्वियोलर कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, जिनके पास सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एल्वियोलाई। जो एल्वियोलर वॉल्स होती हैं और जो ब्लड कैपिलरी वॉल्स हैं, वो फॉर्म करती है आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन एल्वियोलाई एंड द ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो 0.5 म्यूमीटर थिक होती है, जिसमें आपकी लेयर ऑफ सर्फेक्टेंट आती है। एल्वियोलर वॉल आती है जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स होते हैं विद एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है अंडरलाइंग द एल्वियोलर वॉल्स। थिन इंटेस्टाइनल स्पेस आती है। कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है और कैपिलरी एंडोथेलियम आता है। एक दो चीज़ें नोट करो। जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो कंप्राइज होते हैं आपके 80% फॉस्फोरिडाइल कोलाइन के, ठीक है? जिसमें जो आपका डायपेल्मिटोलाइल स्पीसी होता है, पेल्मिटोलाइल, और माइरिस्टोइल पीसी होता है, पैल्मिटोल्स और पैल्मिटोलाइलियोल स्पीसी टुगेदर फॉर्म करता है आपका 75%। जो लंग्स है वो कंटेन करते हैं अराउंड 300 मिलियन एल्वियोलाई, और जो एल्वियोली है वो प्रोवाइड करती है एक लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। जितने भी बिटवीन द सेल्स ऑफ द एल्वियोली है, उनके पास प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट स्पेसिस, जिसे हम कहते हैं कोहन पोर्स। ये कितने होते हैं? 2 टू 13 म्यूमीटर होते हैं, विच हेल्प्स करते हैं इन कम्युनिकेटिंग विद द एडजेसेंट एल्वियोलाई। अगर हम लंग्स की बात करें तो ये प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का, जिसमें पेयर ऑफ लंग्स जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं अलोंग विद द मीडियन लाइन इन द एयर टाइट थोरेसिक चैम्बर। ये आपको पता है, विच इज इनक्लोज्ड बाय स्टर्नम वेंट्रिकली, यानी फ्रंट का जो आपका पार्ट है, रिब्स लेटरली, थोरेसिक वर्टिब्रे डॉर्सली एंड डायफ्रागम पोस्टीरियरली, ठीक है? मीडियस्टिनम क्या होता है ये हमने पहले भी पढ़ा है। जो स्पेस और कैविटी होती है थॉरिक्स में, जो इनक्लोज करके रखती है आपकी राइट और लेफ्ट फ्लोर, laterally and by sternum, ventrally, by vertebral column dorsally, कंसिस्ट करती है आपका हार्ट का, थोरेसिक डक्ट का, ईसोफेगस, थाइमस, ट्रैकिया, कार्डियक एंड फ्रेनिक नर्व्स। ये सब आपके मिलके बनाते हैं मीडियस्टिनम, ठीक है? इसमें ये सब प्रेजेंट होता है। जो लंग्स होते हैं वो लाई करते हैं अगेंस्ट द रिब्स, एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द अबव द क्लेविकल्स टू द डायफ्रागम। They have a narrow apex to the medial one third of the clavicles above. जो concave inferior base है वो extend करता है from sixth costal cartilage और anteriorly to the 10th thoracic vertebrae posteriorly. फिट करता है over convex upper surface of the diaphragm. जो कोस्टल सर्फेस है आपका लंग्स का, वो मैच करता है विद द राउंडेड कर्वेचर ऑफ द लिप्स। ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया कम्युनिकेट करते हैं लंग्स के साथ थ्रू अ कनकेव रीजन्स कॉल्ड हाइलम, जो प्रेजेंट होता है एट देयर मीडियल सरफेस व्हिच इज क्लोज टू मीडियस्टिनम। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एसोसिएटेड होते हैं आपके पास हाइलम के साथ, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं रूट ऑफ लंग्स एंड हेल्ड टुगेदर बाय द प्लूरल एंड कनेक्टिव टिश्यू। एनाटॉमिकली अगर हम बात करें तो जो राइट लंग है वो शॉर्टर होता है देन द लेफ्ट लंग, क्योंकि जो डायफ्रागम है वो आपका प्लेस होता है हायर ऑन द राइट साइड, बिलो द राइट लंग। ये जो अरेंजमेंट है ये अकोमोडेट करती है लिवर को, जो लाई करता है ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड लोअर टू डायफ्रागम। मीडियली अगर हम बात करें तो कॉन्केविटी जो तो है वो प्रेजेंट होती है इन द लेफ्ट लंग एंड इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच।
ठीक है? व्हिच कैरीज़ द लोअर एंड द लोअर एपेक्स ऑफ द हार्ट। जो लंग्स है वो कवर्ड होता है आपका डबल लेयर्स से, सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लूरल सैक कह सकते हैं। जो आउटर सुपरफिशियल लेयर होती है उसे हम पेराइटल प्लूरल क्या कहते हैं। वो लाइन करती है वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी को। जो इनर लेयर है उसे हम विस्टरल प्लूरा कहते हैं, जो कवर करती है आपके लंग्स को इंटीरियरली। जो प्लूरा है वो एक्सटेंड करती है अबाउट 5 सेंटीमीटर्स बिलो द बेस ऑफ द लंग्स फ्रॉम द सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज एंड पोस्टीरियरली टू द ट्वेल्थ रिब। जो प्लूरल कैविटी है या इंट्रा प्लूरल स्पेस है वो स्मॉल होती है अराउंड 20 माइक्रोमीटर्स थिक होती है। स्पेस जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन पेराइटल एंड विस्टरल प्लूरल्स व्हिच इज फिल्ड विद ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड, उसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड सिक्रीटेड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन। अब प्लूरल फ्लूइड क्या होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन्स आपकी दो होती हैं, विस्टरल प्लूरल्स एंड पेराइटल प्लूरल। प्लूरल फ्लूइड ये अलाउ करता है इजी स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ ट्यू प्लूरल मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग by reducing friction between them. Due to surface tension, it keeps two pleural adhered to each other. Absorb करता है sudden jerk या shock को, maintain करता है moisture in the lungs और lungs को रखता है pulled against the thoracic walls जो कि expand होती है due to negative pressure present in it. जो आपके पास राइट लंग होता है उस पे ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है जो कि डिवाइड करता है इसको सुपीरियर लोब में और इंफीरियर लोब में। इट हैज़ अ हॉरिजॉन्टल फिशर जो क्रिएट करता है मिडल लोब। ठीक है? जो मिडल लोब जो है वो बॉर्डर्ड होती है सुपीरियरली बाय हॉरिजॉन्टल फिशर्स एंड इंफीरियरली बाय ऑब्लिक फिशर्स। यहाँ पे देखो, ये आपका एपिग्लॉटिस है, उसके नीचे ये लेरिंग्स आ रहा है, ये ट्रैकिया इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स है आपकी ट्रैकिया के ऊपर। ठीक है? ये आपका राइट सुपीरियर लोब बना इसकी वजह से, हॉरिजॉन्टल फिशर की वजह से। ये आपका ऑब्लिक फिशर है। ठीक है? अब ये इसकी वजह से बना राइट मिडल लोब, ये बना राइट इंफीरियर लोब। समझ आ गया? ये आपके टर्शरी ब्रोंकस है जो लंग्स में एंटर कर रहे हैं। ये मीडियास्टिनम है, ये स्पेस है। ठीक है? यहाँ पे सॉरी, हाँ, पेन नहीं चल रहा। ये कार्डियक नॉच है आपका, ये वाला। फिर लेफ्ट इंफीरियर लोब, ये इस तरफ, ये इसकी वजह से बना है। यहाँ पर देखो आप, ये आपका राइट सुपीरियर लोब हो गया। यहाँ पे ये आती हुई लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, फर्दर डिवाइड होती हुई सेकेंडरी ब्रोंकस, फर्दर डिवीजन में टर्मिनल ब्रोंकायोल, यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल आ गया। ठीक है? और उसके बाद ऑब्लिक फिशर की वजह से ये बन गया सुपीरियर लोब और ये बन गया आपका लेफ्ट इंटीरियर लोब। अब लेफ्ट इंटीरियर वॉल लोब के बाद यहाँ पे देखो, ये वाला जो बिल्कुल एंड वाला पोर्शन है आपके ब्रोंकायोल का, उसमें आपके पास एल्वियोलर डक्ट है, ये वाली। फिर यहाँ ये एट्रियम है, ये पूरा इसको हम कहते हैं एल्वियोलर सैक। और ये है आपकी एक-एक सॉरी, एक ये बॉल सा, ये आपका एल्वियोलस है। ठीक है? यही हम डिस्कस कर रहे हैं। जो सुपीरियर लोब है और इंफीरियर लोब है लेफ्ट लंग में, वो सेपरेटेड होती है बाय द ऑब्लिक फिशर। जो प्लूरल फ्लूइड है वो नेगेटिव प्रेशर के अंडर होता है जो कि 4 mmHg होता है बिकॉज ऑफ सिफनिंग ऑफ लिम्फेटिक्स। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का उसके फॉलोइंग स्टेप्स हैं, जैसे कि पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग जिसमें आपके पास इनहेलेशन और इंस्पायरेशन आता है, एक्सपेलेशन और या एक्सपायरेशन आता है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहले आपके पास आएगा पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग। ये क्या करती है? इन्वॉल्व करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वियोलाई। ये कहाँ प्रेजेंट है? लंग्स में। बाय द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है बिटवीन एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर कैपिलरीज थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन।
ठीक है? वो इसमें आता है। जब आपका एटमॉस्फेयर से एल्वियोली में गैसेस एक्सचेंज होगा तो पल्मोनरी वेंटिलेशन। अगर पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं जिसमें गैसियस एक्सचेंज होगा बिटवीन एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर कैपिलरीज थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा बाय ब्लड। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? जो गैसियस एक्सचेंज है बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है? अभी तक एल्वियोलाई से एल्वियोलर कैपिलरी तक आ गए थे, ट्रांसपोर्ट किससे हो रहा था? ब्लड से। अब ब्लड कैपिलरी से ऑफ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड टिश्यू सेल्स, जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन टू द सेल्स और सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का टू जनरेट एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। इंस्पायरेशन क्या होता है? इंस्पायरेशन और इनहेलेशन इज ब्रीदिंग इन एयर। ये कैसा प्रोसेस है? एक एक्टिव प्रोसेस है, कैरिड आउट होता है बाय द इंक्रीज साइज ऑफ द लंग्स कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द इंस्पायरेटरी मसल्स। ठीक है? जो मूवमेंट होता है एयर का इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग pressure gradient between the lungs and the atmosphere. For this, lungs must be extended to increase their volume. This will in turn decrease the pressure in the lungs. अगर आपका ये लंग ऐसे था और इसमें ये वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, तो क्या करेगा? डिक्रीज प्रेशर होगा लंग्स में। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इसे कहते हैं, यानी लंग्स के अंदर का प्रेशर। ठीक है? देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है? यहाँ पर देखो, जस्ट बिफोर इनहेलेशन यानी इंस्पायरेशन, जो एयर प्रेशर है इनसाइड द लंग्स वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है आपका? ऑलमोस्ट 1 लाख एंड 1325 पास्कल्स, या हम इसे 760 mmHg ये हम ज़्यादा ले यूज़ करते हैं, व्हिच इज़ इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। कितना है ये? आपका जो लंग का प्रेशर है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है आपके एटमॉस्फेरिक एयर के लिए। To bring the atmospheric air into the lungs, the pressure inside the lungs should be less than that of the atmospheric pressure. हमें पता है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो की तरफ जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लंग्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। डायफ्रागम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल है इंस्पायरेशन में, क्योंकि डायफ्राम है डोम शेप्ड होता है। डोम स्केलेटल मसल है, सेपरेट करता है आपकी थोरैसिक कैविटी को फ्रॉम दी एब्डोमिनल कैविटी। ये जो आपकी लंग्स वाली कैविटी है उसको नीचे एब्डोमेन वाली जो कैविटी है उससे अलग करता है। इट इज सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व्स एज द डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी अगर डायफ्रागम आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा डोम शेप उठाएगा, कन्वेक्सिटी लोअर हो जाएगी, इंक्रीज करेगा वर्टिकल डायमीटर को ऑफ द thoracic cavity। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस क्या होता है आपका? जो आपका माउथ है वो आपका इंटीरियर पोर्शन है। ठीक है? जब डायफ्रागम डोम शेप होएगा तो ये ऐसे वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। एक होता है वॉल्यूम इस तरीके से इंक्रीज और एक होता है ऐसे इंक्रीज। ठीक है? दिस इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द thoracic chamber ऑन कंट्रैक्शन। दो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। ठीक है? अब ये आपका जो लंग्स है इसमें अंदर की तरह इसमें इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं। अ, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, तो एलिवेट होते हैं रिब्स। जो रिब्स है और स्टर्नम है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है? यानी आप सांस ले रहे हो तो ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं और बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है? देयर बाय ये इंक्रीज करते हैं आपका एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल डायमीटर ऑफ द चेस्ट कैविटी। दिस रिजल्ट्स दिस कॉज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द thoracic चैम्बर, जिसकी वजह से जो आपका thoracic चैम्बर का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पे। डोर्सोवेंट्रल एक्सिस कौन सी होती है? जो आपका फ्रंट है उस तरफ और पीछे की तरफ। ठीक है? वहां पर आपकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है ड्यूरिंग क्वाइट इनहेलेशन,
जब कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्रागम का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि 75% ऑफ द एयर एंटर करेगी लंग्स में। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, जो आपकी इंट्रा प्लूरल प्रेशर है या प्रेशर बिटवीन द टू प्लूरल लेयर्स है इन द प्लूरल कैविटी, ऑलवेज अ सब एटमॉस्फेरिक 576 mmHg पर रहती है, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg था। जो पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन है इज इन कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक वॉल, वो आपकी बाहर वाली है, तो थोरेसिक वॉल के साथ कनेक्टेड होती है। जो पेराइटल और विस्सल प्लूरल है वो नॉर्मली एडहेयर करती है टाइटली ड्यू टू द सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन देम एंड ड्यू टू द सरफेस टेंशन क्रिएटेड बाय देयर मॉइस्ट एडजॉइनिंग सरफेस। अब नॉर्मल इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्रागम का, प्रोड्यूस करता है एक प्रेशर डिफरेंस 1 और 3 mmHg का। दिस लीड्स टू इनहेलेशन ऑफ अबाउट 500 ml ऑफ एयर। और स्टर्नस इनहेलेशन में, यानी जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, तो डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करता है टू प्रोड्यूस अ प्रेशर डिफरेंस ऑफ 100 mmHg। नॉर्मल में कितना कर रहा था, 1 to 3 mmHg। जो प्रेशर डिफरेंस है वो 100 mmHg का, जो जिसकी वजह से जो इनहेलेशन होएगी वो 2 to 3 लीटर्स ऑफ एयर होती है। ठीक है। अब साइमल्टेनियसली जो कंट्रैक्शन हो रहा है आपके डायफ्रागम का, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज कर रहा है। पैराइटल प्लूरल जो है पुल्ड हो रही है आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, जिसकी वजह से इंक्रीज होगा आपका वॉल्यूम ऑफ द प्लूरल कैविटी का। जो विसरल प्लूरल है, लंग्स है, वो पुल्ड होंगे अलोंग विद द पैराइटल कैविटी, जिसकी वजह से डिक्रीज होगा आपका इंट्रा प्लूरल प्रेशर, यानी लंग्स के अंदर का प्रेशर 574 mmHg। ये जो इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम ऑफ लंग्स में, जिसकी वजह से एल्वियोलर या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज करा है फ्रॉम 760 टू 758 758 mmHg। ये जो है, ये प्रेशर डिफरेंस एस्टैब्लिश होता है बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है फ्रॉम आउटसाइड, एयर एट हायर विच इज 760 mmHg प्रेशर, मूव करती है इनटू लंग्स, जिसका प्रेशर कितना है आपके पास, 758 mmHg। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ये। ऑन एन एवरेज जो हेल्दी पर्सन है वो ब्रीथ करता है 15 to 16 टाइम्स अ मिनट। ठीक है। जो 25% ऑफ द एयर है जो एंटर करती है लंग्स को ड्यूरिंग अ नॉर्मल क्वाइट ऑफ ब्रीदिंग, बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है। जो 25% वाली है वो किस वजह से थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से। और जो 75% एयर थी वो कब थी, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डायफ्रागम का। हम्म जब यहाँ पे देखो, एयर एंटर कर रहा है लंग्स में, ये आपका इंक्रीज हो रहा है थोरैसिक वॉल्यूम में हर तरीके से। ठीक है। रिब्स एंड स्टर्नम रेज करेंगे। ठीक है। डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 75% एयर एंटर करती है लंग्स में, और आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आपके पास 25% एयर लंग्स में एंटर करती हैं। अब एक्सपायरेशन इसका बिल्कुल उल्टा है। एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन जो होता है उसका मतलब होता है ब्रीदिंग आउट ऑफ द एयर। जो नॉर्मल क्वाइट एक्सहेलेशन होता है आपका, वो एक पैसिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। सिंस देयर इज नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट। फोर्सफुल इंस्पायरेशन क्या होता है, जब हम एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है आपकी असेसरी मसल्स का ऑफ इंस्पायरेशन, वो मैग्नीफाई कर देता है आपके होल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन को। जिसमें जो मसल्स इंक्लूड होती हैं वो होती हैं स्ट्रीनो क्लीडोमेस्टॉइड मसल्स, जो कि एलिवेट करती हैं आपके स्टर्नम को, स्केलिन मसल्स को एलिवेट करती हैं फर्स्ट टू रिब्स को, और पेक्टोरलिस माइनर को मसल्स को, दैट हेल्प करता है इन एलिवेशन ऑफ द थर्ड टू फिफ्थ रिब्स। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन जो है, ये हो गया।
इट इज़ सिंपली अ रिज़ल्ट ऑफ इलास्टिक रिकॉइल, जिसमें जो नेचुरल टेंडेंसी होती है स्प्रिंग की वापस अपनी स्ट्रेचिंग पोजीशन से रिलैक्सिंग पोजीशन पर आ जाना, ठीक है? स्प्रिंग बैक आफ्टर गेटिंग स्ट्रेच्ड ऑफ thoracic वॉल एंड लंग्स। ये जो इलास्टिक रिकॉइल है इज बिकॉज ऑफ रिकॉइल ऑफ स्ट्रेच्ड इलास्टिक फाइबर्स एंड इनवर्ड पुल ऑफ सरफेस टेंशन ड्यू टू एल्वियोलर फ्लूइड फिल्म्स। जो एक्सेलेशन है वो बिगिन होती है विद रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पायरेटरी मसल्स। डायफ्रागम रिलैक्स हो गया, बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी वो सुपीरियरली बैक कर जाता है टू कॉन्वेक्स पोर्शन। जो रिलैक्सेशन होती है आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है रिब्स में, और जो वर्टिकल एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल डायमीटर था थोरेसिक कैविटी का वो डिक्रीज करने लगता है। इन टर्न डिक्रीज कर देता है लंग्स वॉल्यूम को, और जिसकी वजह से जो आपकी एल्वियोलर प्रेशर्स हैं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, वो इंक्रीज करेगा अप टू 762 mmHg, forcing the air to move from alveoli with high pressure to outside with a low pressure। ठीक है, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, 760। यहाँ देखो, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स, thoracic वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, रिब्स एंड स्टर्ना बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, और डायफ्रागम रिलैक्स हो गया, ठीक है, कॉन्वेक्स पोजीशन में आ गया। अब यहाँ पे ब्रीदिंग इन प्रेग्नेंट फीमेल्स दिया हुआ है, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया। ब्रीदिंग इन प्रेग्नेंट फीमेल्स, यहाँ पे देखो, जो ब्रीदिंग होती है प्रेग्नेंट फीमेल्स में इज कॉल्ड थोरेसिक ब्रीदिंग, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त जो रेट है ब्रीदिंग का वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो फीटस है वो ग्रो कर रहा है यूट्रस में, ग्रोइंग बिलो द डायफ्रागम। कंप्लीट डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है डायफ्रागम का, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जो डायफ्रागम है कैन कंट्रीब्यूट ओनली अबाउट 60% इन वेंटिलेशन, जो पहले 75% था। टू कंपेंसेट दिस, जो वर्क है आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का वो इंक्रीज हो जाता है। पहले वो 25% कर रहा था, अब 40% तक का, बिकॉज ऑफ विच जो थोरेसिक मूवमेंट है बिकम्स क्लियरली विजिबल, हम कहते हैं थोरेसिक ब्रीदिंग। फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या होता है? ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सेलेशन कॉन्ट्रैक्शन होता है आपके मसल्स ऑफ एक्सेलेशन का, जिसमें आपके पास एब्डोमिनल और इंटर कोस्टल मसल्स आती हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो इंक्रीज करती हैं प्रेशर इन द एब्डोमिनल रीजन्स एंड थॉरैक्स। कॉन्ट्रैक्टेड एब्डोमिनल मसल्स जो है वो मूव करेंगी इंफीरियर रिब्स को डाउनवर्ड, कंप्रेस करेंगी एब्डोमिनल विस्टा को, फोर्स करेगी डायफ्रागम को क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाए, और जो रिब्स है वो पुल्ड हो सके इंफीरियरली, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब यहाँ देखो, हिकअपिंग, जो इरिटेशन होती है आपकी सेंसरी नर्व एंडिंग्स में ऑफ अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसे हम स्पेस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, ये स्टिमुलेट करता है आपके डायफ्रागम को स्पेस्मोडिक क्लोजर ऑफ रीमाग्लोटाइड्स, thus producing a sharp sound of inhalation, उसे हम कहते हैं हिकअपिंग या हिकअप्स। स्नीजिंग किसे कहते हैं? जब आपके पास इरिटेशन हो जाए नेज़ल म्यूकोसा की, वो स्टिमुलेट करता है आपका स्पेज़मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स ऑफ एक्सहेलेशन, जो फोर्सफुली एक्सहेल करती है एयर थ्रू नोज़ एंड माउथ। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम किन्हें कहते हैं? जो आपकी फिजिकल कैपेसिटी है लंग्स की मेजर करती है, मेजर होती है बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज स्पायरोमीटर। ये जो मेजर करती है एयर को विच इज़ ब्लोन आउट ऑफ द लंग्स, जो एयर टेकन इन एंड नॉट ब्लोन आउट इज़ नॉट मेजर बाय स्पायरोमीटर, यानी एक बार जो लंग्स में चली गई वहीं रह गई, उसको स्पायरोमीटर नहीं करता और मेजर। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जो अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर होती है या एक्सपायर होती है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये 500 ml होती है वैल्यू में इन ह्यूमंस। जो होल इंस्पायर्ड एयर होती है डज नॉट रीच अप टू लंग्स, ठीक है। फिर आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV।
ये आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है जो आप इंस्पायर कर सकते हो ओवर टाइडल वॉल्यूम बाय डीप और फोर्सिबल इंस्पायरेशन। जब आप एक बहुत ही गहरी सांस लेते हो तो आपके पास 2500 एमएल से लेके 3000 एमएल तक इंस्पायर कर सकते हो आप। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड ओवर टाइडल वॉल्यूम बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसका जो वॉल्यूम है वो 1000 टू 1100 एमएल होता है। जो पोर्शन है एयर का व्हिच रिमेन्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ये जो वैल्यू होती है इसमें 150 एमएल होती है, जो आपकी लंग्स में ही रह जाती है। रेजिडुअल वॉल्यूम किसे कहते हैं? आरवी। ये अमाउंट ऑफ एयर है जो रिमेन करती है इनसाइड द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जो आपने बहुत ज़ोर लगा के हवा बाहर निकाली है, उसके बाद भी जो लंग्स में रह जाएगी उसे कहते हैं रेजिडुअल रेज़िड्यू। कैन नॉट बी एक्सहेल्ड आउट ऑफ लंग्स। ये भी कितनी है? 1100 1200 एमएल। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ आपकी वॉल्यूम्स को मिलाकर बनती हैं। जैसे आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीवी वॉल्यूम्स को मिला के आपके पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनता है। जैसे कि अमाउंट ऑफ एयर वन कैन इंस्पायर बाय मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। इट इंक्लूड्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। वो जो आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो और जो आपने बहुत ज़ोर लगाकर अंदर ली है, तो उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कितनी होती है? 3500 एमएल प्लस अ, सॉरी, ये आपकी टाइडल वॉल्यूम होती है 500 एमएल और यार आईआरवी होती है आपकी 2500 से लेके 3000 एमएल तक। तो इन दोनों को मिला के ये बन जाती है 3500 एमएल। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसे कहते हैं? ईसी या ईआरवी जो है प्लस टाइडल वॉल्यूम, जो आपने बहुत फोर्स लगा के बाहर निकाली है। अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेशन। इट इंक्लूड्स expiratory reserve volume and tidal volume. Again, tidal volume 500 ml और ERV आपका 1500 ml तक होता है। सॉरी 1200 ml तक होता है। 1100 से 1200 ml तक, तो मिला के ये बन गया 1600 ml। जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है आपकी, एफआरसीबी से कहते हैं। इसमें ईआरवी प्लस आरवी आता है। जो अमाउंट ऑफ एयर जो नॉर्मली रिमेन रहती है लंग्स में आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, इंक्लूड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी थी आपकी? 1200। ईआरवी कितनी थी? 1100 1200। ठीक है? तो एफआरसी आपका बनता है ईआरवी प्लस आरवी को मिला के। ये वैल्यू है आपकी 2300 एमएल। इसमें ईआरवी 1100 एमएल ले लिया, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 एमएल ले लिया। वाइटल कैपेसिटी किसे कहते हैं? सारी वॉल्यूम्स को मिला के, आईआरवी, ईआरवी, टीवी। ठीक है? तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन या मैक्सिमम वॉल्यूम अ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। या तो आप फोर्स्ड इंस्पायरेशन कर लो, उसके बाद हवा बाहर निकाल लो, या फिर आप ब्रीथ इन कर लो और आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद। ठीक है? ये डिटरमाइन करता है आपकी एफिशिएंसी ऑफ लंग्स को। वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड करता है आपका आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है? 3000 था। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 था। टाइडल वॉल्यूम 500 था। मिला के कितना हो गया? 4600 एमएल। टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें आपका टाइडल वॉल्यूम भी इंक्लूड हो जाएगा। टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है? आईआरवी, ईआरवी, टीवी प्लस आरवी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तो क्या होगा? इंक्लूड करेगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। 500 एमएल, 3000 एमएल, 1200 एमएल, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 एमएल। टोटल हो गया 5800 एमएल। यहाँ पर देखो आप, ये आपकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है। ये आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम है जो लंग्स के अंदर रह जाएगी 1100 से 1200 एमएल्स। ये है आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है? 1100 एमएल तक। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीदिंग जो आप लेते हो उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम 500 एमएल में होती है। ये आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जो आप फोर्सफुल इंस्पायर कर रहे हो 2500 से 3000 एमएल।
अब कैपेसिटीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी किन्हें कहते हैं? ये है आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी आईसी, आईआरवी और टीवी को मिला के। फिर ये टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी को मिला के आपके पास बनेगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इतना हो गया। फिर आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, 3 चीज़ों को मिला के, सॉरी, ईआरवी प्लस आपका आरवी, ये वाला, ठीक है? पहले हमने ये लिया फर्स्ट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मिनट, ये फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फिर ये वाला आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल को मिला के और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला के। फिर आता है वाइटल, इसमें ये आएँगे, ठीक है? ये आपके है वाइटल कैपेसिटी 4600 एमएल तक, और टोटल ये वाला टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी, जिसमें सारे वॉल्यूम्स मिला लोगे आपका 5800 एमएल बनेगा। अब बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज की, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। 2 लेवल्स पर होता है ये, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल इंस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी गैसियस एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं, अगर होता है बिटवीन एल्वियोलर एयर एंड एल्वियोलर कैपिलरीज अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसमें जो आपका ऑक्सीजन होता है प्रेजेंट होता है आपका एल्वियोलर एयर में, और उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 104 mmHg। डिफ्यूज करता है इनटू द ब्लड ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज, जहाँ पे जो आपका पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का इज ओनली अबाउट 40 mmHg, जब आप रेस्ट पर होते हैं। Ye this happens as gas passively diffuses across the permeable membrane from the area where it has greater pressure to area where it has partial pressure is low। ये तुम्हें पता है, हाई से लो की तरफ जो ग्रेटर डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर में वो फास्ट, जिसकी वजह से जिस जो आपका डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर में, अगर वो ज़्यादा रहेगा तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा रहे फास्टर रहेगा। सिमिलरली जो पार्शियल प्रेशर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, वो 45 mmHg है एट रेस्ट, और एल्वियोलर एयर में ये 40 mmHg है, जिसकी वजह से जो CO2 है वो डिफ्यूज करेगा फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरीज इनटू द एल्वियोलाई अंटिल PCO2 जो है आपका ब्लड लोअर हो जाता है टू 40 mmHg। जब आप इंस्पायरेशन के बाद देखते हो या एक्सटर्नल इंस्पायरेशन देखते हो, तो ब्लड है फ्रॉम एल्वियोलर कैपिलरी वो लीव कर जाता है लंग्स को और एंटर करता है इनटू लेफ्ट एट्रियम, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg है और PCO2 आपका 40 mmHg है। ये जो दिस ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी थ्रू ऑटा एंड कंटिन्यूज विद सिस्टमेटिक आर्टरीज एंड फाइनली सिस्टमेटिक कैपिलरी। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या होता है? ये वॉल्यूम है गैस का जो डिफ्यूज़ करता है अक्रॉस पर यूनिट मेम्ब्रेन एरिया पर मिनट व्हेन द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस इज़ 1 mmHg। ठीक है? तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जिसमें डिफरेंस आपका 1 mmHg रहता है। इंटरनल रेस्पिरेशन या सिस्टमैटिक एक्सचेंज क्या होता है? अकर बिटवीन सिस्टमैटिक सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। एट रेस्ट जो आपका पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का सिस्टमिक कैपिलरीज में वो 95 mmHg होता है, और जो टिश्यूज में होता है वो 40 mmHg होता है। क्यों? क्योंकि यूटिलाइजेशन होता रहता है O2 का ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एटीपी। ये जो O2 है डिफ्यूज कर रहा है इनटू द सेल्स फ्रॉम द सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज, एज अ रिजल्ट जो PO2 है वो सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज में वो चेंज हो जाता है टू 40 mmHg। ये देखो अब इस डायग्राम में समझ लो, ये आपका इंस्पायर्ड एयर है, एल्वियोलाई में गया, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है? तो एल्वियोलर एयर जिसमें आपको पार्शियल प्रेशर है 104 mmHg और PCO2 है आपका 40 mmHg। ब्लड लीव कर रहा है लीविंग एल्वियोलर कैपिलरीज, ठीक है? पार्शियल प्रेशर हुआ 95 mmHg, PCO2 हुआ 40 mmHg। सिस्टमिक आर्टरीज में जो कैरी आउट करता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड एंटर करेगा इनटू टिश्यू कैपिलरी,
जिसमें पीओ2 आपका 95 एमएमजी है और पीसीओ2 आपका 40 एमएमजी है। इस साइड पर जो पीसीओ2 है आपका वो 40 एमएमजी पर है, ठीक है? यहाँ से फिर टिश्यू से CO2 उठाएगा, यानी सिस्टमिक वेन्स कैरी करेगी डीऑक्सिजनेटेड ब्लड को, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 फिर 45 एमएमएच रहेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 एमएमएच रहेगा। ब्लड लिविंग द टिश्यू कैपिलरीज़, ठीक है? अब यहाँ पे टिश्यू से अगेन एंटरिंग द एल्वियोलर कैपिलरीज़, तो यहाँ पे पीसीओ2 अगेन 40 एमएमएचजी और पीसीओ2 45 एमएमएचजी। CO2 अगेन एल्वियोलार से बाहर। जो पीसीओ2 है टिश्यू में 45 एमएमएचजी पे रहते हैं क्योंकि कंटीन्यूअस CO2 प्रोडक्शन होता रहता है सेल्स में एज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, व्हेयरएज़ पीसीओ2 इन सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज़ 40 एमएमएचजी रहता है। जिसकी वजह से जो CO2 है वो डिफ्यूज़ करता है फ्रॉम द टिश्यू सेल्स इनटू द सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज़, चेंजिंग फ्रॉम पीसीओ2 अ, 45 एमएमएचजी इन सिस्टमिक वेन्स। जब आप रेस्ट पे होते हो, जो टिश्यू सेल्स है पर्सन में ऑन एन एवरेज यूज़ करते हैं अबाउट 25% ऑफ ऑक्सीजन प्रेज़ेंट जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। जिसकी वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिटेन करता है ऑलमोस्ट O2, 75% ऑफ O2 डिफ्यूज़ कर जाती है ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जब आप एक्सरसाइज करते हो, मोर O2 डिफ्यूज़ होती है फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल्स। दिस लोअर्स द O2 कंटेंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिलो 75 डिग्री। फैक्टर्स कौन से हैं जो आपके अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को? सबसे पहले तो हमें पता है पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। जो रेट है डिफ्यूजन का ऑफ गैसेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के साथ क्रॉस मेम्ब्रेन। एज अ रिजल्ट जो आपका पीओ2 है वो हायर होता है इन एल्वियोलाई विच इज 104 और लोअर होता है इन एल्वियोलर कैपिलरी विच इज 40 एमएमएच। जो O2 है वो डिफ्यूज करेगा इन द एल्वियोलर ब्लड। सिमिलरली नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त जो आपका पीसीओ2 है हायर होता है इन एल्वियोलर कैपिलरीज विच इज 45 एमएमएचजी और लोअर होता है इन एल्वियोलाई विच इज 40 एमएमएचजी। तो CO2 है वो डिफ्यूज करता है इन द एल्वियोलाई थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वॉल्यूम शेयर करता है अराउंड 0.04% इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है? जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लेशन, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर था, सब फिर सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज यानी एल्वियोलाई का आएगा, डिफ्यूजन डिस्टेंस कितना है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस कितनी है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो डिफरेंस होता है बिटवीन पीओ2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन द एल्वियोलर लेयर एंड द पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज इंक्रीज करता है। जो लार्जर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है एक्सेलरेट करता है आपका रेट ऑफ गैस डिफ्यूजन को। अब यहाँ पार्शियल प्रेशर देखो, रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन और CO2 है। एटमॉस्फेयर में हमें पता है ऑक्सीजन ज़्यादा है 159, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है 0.4। एल्वियोलाई में भी आपका ऑक्सीजन 104 एमएमएचजी पर है, ठीक है? और CO2 40 पर है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका ऑक्सीजन कम है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है। टिश्यूज़ के वक़्त अगेन 40 क्योंकि यूटिलाइज़ हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन में। CO2 एल्वियोलाई में 40 होता है, डीऑक्सीजनेटेड में थोड़ा ज़्यादा 45 होगा, ऑक्सीजनेटेड में अगेन कम हो जाएगा और टिश्यूज़ में क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स की तरह बन रहा है तो 45 आएगा। जब आप हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हो तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ करता है जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई में उस पर भी असर होता है। जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ करती है इनटू द ब्लड एट अ हाई एल्टीट्यूड जिसे हम हाई एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। जिसकी वजह से आपके पास हेडेक होता है, नोज़िया होता है, डिज़ीनेस होता है, फटीग होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज आपका सेकंड फैक्टर है, जिसमें ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ग्रेटर इज़ द रेट ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ड्रग जैसे कि आपका मॉर्फिन हो गया, वो स्लो डाउन करता है आपके वेंटिलेशन को, thereby decreasing the partial pressure of oxygens and partial pressure of carbon dioxide in the alveoli, thus lowering the gaseous exchange। ठीक है? ये जो सरफेस एरिया है अगर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का इंक्रीज होता है और आपका रेट ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है, ये एक्सप्लेन करता है ह्यूज सरफेस ऑफ एल्वियोलाई जैसे कि 75 स्क्वायर फीट और प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस कैपिलरीज सराउंडिंग ईच एल्वियोलस अराउंड 900 ml of blood contain can participate in gaseous exchange at any given time।
यहाँ देखो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है गैसियस एक्सचेंज का, जिसमें आपके पास एल्वियोलस है और एल्वियोलर कैपिलरी है। ये एयर यहाँ से और बाहर जा रही है, ये आपकी एल्वियोलर वॉल है, ठीक है? वन सेल्ड थिक होती है ये। ये आपकी अ, पल्म पल्मनरी वेन है, ठीक है? ये आपकी ब्लड फ्रॉम पल्मनरी आर्टरी है। ये CO2 एंटर करता है एल्वियोलस में, ठीक है? ये आपके रेड ब्लड सेल्स हैं। ये पल्मनरी ब्लड कैपिलरी है और O2 एंटर करता है इनटू द ब्लड। डिफ्यूजन डिस्टेंस ये आपका थर्ड फैक्टर है, जिसमें लेसर द थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन द क्विकर इज द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। इन एडिशन टू दिस, जो नैरो कैपिलरीज है वो अलाउ करती है सिंगल लाइन आरबीसीज टू पास थ्रू देम, व्हिच फर्दर रिड्यूसेस डिफ्यूजन डेज डिस्टेंस। जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो उसकी जो थिकनेस होती है 0.1 mm होती है, थ्रू विच जो गैसियस एक्सचेंज होता है कंसिस्ट होता है थ्रू एल्वियोलर एंडोथेलियम, जो इनर वॉल होती है आपकी एल्वियोलर कैपिलरीज की। एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर एंडोथेलियम। इंटरस्टिशियल स्पेस जिसमें आपकी एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम आता है, और एल्वियोलर एपिथेलियम जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोला है। कौन-कौन सी हो गई? एल्वियोलर एंडोथेलियम, एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर एंडोथेलियम, इंटरस्टिशियल स्पेस और एल्वियोलर एपिथेलियम। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की भी एक फैक्टर होता है जो आपका इफेक्ट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपायरेशन में। O2 एक्सपेक्टेड है टू डिफ्यूज अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अबाउट 1.2 टाइम्स फास्टर, क्योंकि लोअर मॉलिक्यूलर वेट है। लेकिन जो सॉल्युबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्लाज्मा से, वो 20 टू 25% हायर होती है, 25 टाइम्स हायर होती है देन दैट ऑफ O2, जिसकी वजह से जो नेट आउटवर्ड CO2 डिफ्यूजन होता है अकर्स होता है 20 टाइम्स फास्टर देन द नेट इनवर्ड O2 डिफ्यूजन। यहाँ पे डाइवर्स पैरालिसिस दिया हुआ है और कैसन डिजीज और बेंड्स डिजीज दिया हुआ है। कैसन डिजीज और डीकम्प्रेशन सिकनेस क्या है, वो एक्सपीरियंस होती है बाय जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, स्कूबा जिन्हें कहते हैं, जो कंटेन करते हैं अंडर वाटर ब्रीदिंग apparatus डाइविंग। इन केस ऑफ रैपिड एसेंट फ्रॉम अ डीप डाइव, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो कंटेन करती है अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस। जब ये इनहेल करते हैं एटमॉस्फेरिक गैस को, वी इनहेल नाइट्रोजन along with it. As atmospheric pressure above sea level, nitrogen is insoluble in water. ठीक है? Therefore, nitrogen does not diffuse through the respiratory membrane in alveoli and is exhaled out. At the depth of about 10,000 feet, high pressure nitrogen pressures in a driver's cylinder become soluble in water. Henry's law कहते गए हैं। As its solubility increases, जो diffusing capacity है वो भी rise करती है। नाइट्रोजन इंस्पायर होती है along with the air present in the diver's cylinder, डिफ्यूज करती है अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और डिसॉल्व हो जाती है ब्लड में। अगर जो डाइवर है बाहर आ जाता है जल्दी, तो नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाती है ब्लड में एंड विल अगेन बिकम इनसॉल्युबल, क्रिएट नाइट्रोजन बबल्स कॉजिंग एयर एम्बोलिज्म, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई बाय एयर बबल्स इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये इसमें होता है। फिर आता है रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग इज मोर एफिशिएंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज देन स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का इन एल्वियोलर ब्लड कैपिलरीज, वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ऑफ ब्लड को 40 mmHg, whereas जो एल्वियोलाई है वो 104 पर है। इज देयर इफ देयर वुड हैव बीन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो जो PO2 है वो इक्वल हो जाएगा टू 72 mmHg and has been should have been established in both alveoli and blood capillaries, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वो शो करता है एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। नोन दैट द इफेक्ट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द इफेक्ट ऑफ द एम्पलीट्यूड टू परफॉर्म मोर वर्क इन लेस टाइम, जिसकी वजह से फास्टर द फ्रीक्वेंसी, फास्टर द वर्क डन। जो एक्सरसाइज है विल बी एफिशिएंटली परफॉर्म्ड, और जो रैपिड और शैलो ब्रीदिंग है वो ज़्यादा यूजफुल होती है कंपेयर्ड विद द स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस
जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, जिसमें O2 ट्रांसपोर्ट होती है बाय ब्लड इन 2 वेज़, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज़्मा एंड ऑक्सीजन्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ठीक है? डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज़्मा 3%, ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन 97% करता है। O2 जो है डज़ नॉट ईज़िली डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है? जल्दी से नहीं होता। 3% ऑफ इन्हेल्ड O2 गेट्स डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज़्मा और ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन, जो आपका 97% ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ होता है ब्लड में, गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन, जो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है इन रेड ब्लड सेल्स, फॉर्म करता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2, ठीक है? हीमोग्लोबिन क्या है? हेम है, एक आयरन है, पार्ट है, जो फॉर्म करता है 4 पार्ट्स ऑफ आयरन से और एक प्रोटीन जिसे हम ग्लोबिन पार्ट कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है आपका? हेम और आयरन पार्ट है, व्हिच हैज़ 4 एटम्स ऑफ आयरन, और प्रोटीन है जिसे हम ग्लोबिन पार्ट, जो उसका ग्लोबिन पार्ट है। आयरन है इज़ इन द फॉर्म ऑफ Fe2 पॉजिटिव व्हिच इज़ फेरस आयन्स, और ईच एटम ऑफ आयरन है वो कैपेबल होता है टू बाइंडिंग to a molecule of O2. Thus, the hemoglobin molecules can bind to 4 molecules of oxygen, क्योंकि पास 4 atoms of iron है, to form oxyhemoglobin. This reaction is reversible. जैसे कि आपका reduced hemoglobin है, ऑक्सीजन अटैच करेगा, alveolar capillaries में HbO2 बनाएगा, सिस्टमिक कैपिलरीज में अगेन टूट जाएगा। ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है वो वीकली एसिडिक होता है, बाइंड करता है टू पोटेशियम आयंस टू फॉर्म KHbO2, ठीक है? पोटेशियम के साथ बाइंड करेगा। नॉर्मली जो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है वो बाइंड करता है विद 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन्स, और जो नॉर्मल पर्सन है वो है अ, उसके पास 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होता है इन 100 ml ऑफ ब्लड। तो एवरेज 100 ml ऑफ ब्लड जो है इन पल्मोनरी वेन्स कैरी आउट करता है 20 ml, ठीक है? जिसमें 19.4 ml दैट इज़ 97% ऑफ द हीमोग्लोबिन, 97% ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन, और 0.6 ml यानी 3% डिसॉल्व होता है ब्लड प्लाज्मा में। अगर हम टिश्यू लेवल पर देखें, पहले ये देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो फाउंड होती है आपके टोबैको स्मोक में, एग्ज़ॉस्ट फ्यूम्स में, ऑटोमोबाइल्स में, स्पेस हीटर्स में, गैस फर्नेसेस में। अ, अराउंड 200 टाइम्स हायर अफ़िनिटी होती है हीमोग्लोबिन के लिए एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। जिसकी वजह से अगर हम एक्सपोज़र हो जाए आपके हीमोग्लोबिन का CO से, तो एक कॉन्संट्रेशन ऑफ ओनली अबाउट 0.5 mhg रिड्यूस कर देगी आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बाय 50%, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। टिश्यू लेवल पर क्या होता है? 25% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अनलोड होती है फ्रॉम द 20 ml ऑक्सीजन कैरिड बाय द 100 ml ऑफ ब्लड। इन अदर वर्ड्स जो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होगा बाय टिश्यूज बाय 100 ml ऑफ ब्लड। ऑक्सीजन अनलोडिंग कहते हैं इसे। इसका क्या मतलब है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द टिश्यूज सेंट टू द हार्ट वाया सिस्टमिक वेन्स कैरी करता है 15 ml ऑफ ऑक्सीजन इन 100 ml ऑफ ब्लड, जिस जो अगेन सेंड किया जाता है टू लंग्स। दिस इन द लंग्स ओनली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज लोडेड एंड 100 ml ऑफ ब्लड, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन लोडिंग। ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो सेल्स है वो यूटिलाइज करते हैं ज़्यादा ऑक्सीजन, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है टिश्यू लेवल डिक्रीज करता रहता है। ब्लड एट टिश्यू लेवल्स हैज़ ओनली अबाउट 4.4 ml ऑफ ऑक्सीजन, 2 per 100 ml of blood. About 50 ml of oxygen is transported by hemoglobin during exercise. हाँ जी बच्चों, तो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है और मुझे हो सकता है हॉस्पिटलाइज होना पड़े दोबारा। तो आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से भी कंटिन्यू करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि जो हमने 45 डेज़ चैलेंज लिया है आपका, वो पूरा करूँ। लेकिन अगर वो बाय चांस किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से नहीं हो पाता है, तो आपने अपनी स्टडीज़ को रोकना नहीं है। आप किसी भी और टीचर से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखना है। ये इसका पार्ट 1 है और बाकी का लेक्चर मैं पार्ट 2 में करूँगी। थैंक यू सो मच।